गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। हम पुनर्जागरण को पढ़ रहे हैं। पुनर्जागरण को पढ़ते हुए हमने ये पढ़ लिया है कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और राजनैतिक क्षेत्र में क्या महत्व, क्या उपलब्धियां पुनर्जागरण की रही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विज्ञान के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां पुनर्जागरण ने प्राप्त की या क्या महत्व उसका रहा विज्ञान के क्षेत्र में। मध्यकालीन समय और आधुनिक युग के बीच के समय की को जो है हम पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी मानते हैं। और मध्यकालीन समय के जो बीच का समय था या जो उसका अंतिम जो दौर था, उसके बाद, उसकी समाप्ति के बाद जो आधुनिक युग की शुरुआत हुई वो पुनर्जागरण के कारण ही हुई थी। तो मध्यकालीन समय में हर तरह के विचारों पे जो है धर्म का प्रभुत्व रहा है। तो मध्यकालीन मनुष्य के जो विचार थे वो धार्मिक विचारों से ओतप्रोत थे। तो यहाँ पे मध्यकाल में चर्च में या धर्म अधिकारियों के व्यवहार में नैतिक पतन आ रहा था और इतनी ज्यादा बुराइयां आ गई थी कि जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उनको लोग जो है पहचान ही नहीं रहे थे। और उनको न पहचानने का कारण ये भी है कि इतने ज्यादा अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, जादू टोने बढ़ गए थे कि उसमें सही और गलत को पहचानना असंभव सा हो गया था। तो पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण आंदोलनों के कारण लोगों में एक नव चेतना का विकास हुआ और लोगों ने वास्तविकता को पहचाना। और विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत सारी उपलब्धियां जो है पुनर्जागरण की रही। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ ही क्यों, उसके लिए जो है क्या कारण उत्तरदायी रहे। तो उसके लिए भी कुछ एक कारण उत्तरदायी रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलनों की। धर्म सुधार जो आंदोलन चले थे, धर्म सुधार आंदोलन, तो ये धर्म सुधार जो आंदोलन चले थे, इन्होंने चर्च की शक्ति को कम कर दिया था। अब जो है चर्च की शक्ति कम हो गई थी और लोगों का स्वतंत्र चिंतन का विकास हो गया था। वो स्वतंत्र रूप से चिंतन करने लगे थे, सोचने विचारने लगे थे, और जिसके कारण से जो है आगे विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। दूसरा जो मुख्य कारण रहा वो था दार्शनिकों की विचार प्रणाली, दार्शनिकों का प्रभाव। तो दार्शनिकों के ने भी काफी मुख्य भूमिका अदा की। नए साहित्य का सृजन करके, जो तर्कशील साहित्य का सृजन करके जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विज्ञान के क्षेत्र में जो है आगे काफी उपलब्धियां जिससे प्राप्त हुई। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय राज्यों के उदय की। विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों का उदय जो है हुआ था मध्यकालीन अंतिम समय में। राष्ट्रीय राज्यों का उदय, तो यहाँ पे अंतिम समय में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिसके कारण से लोगों को उनके बारे में पता चला, उनकी संस्कृति के बारे में पता चला। और अगला जो कारण था वो था दमन नीति की प्रतिक्रिया। दमन नीति की प्रतिक्रिया, तो यहाँ पे जैसे कि लोगों का दमन किया जा रहा था, राजतव का सिद्धांत प्रचलित था। तो यहाँ पे दमन की नीति की प्रतिक्रिया, शासकों द्वारा लोगों का जो दमन किया जा रहा था, धर्माचार्यों द्वारा लोगों के विचारों का जो दमन किया जा रहा था, उस नीति के फलस्वरूप लोगों ने जो प्रतिक्रिया की, सदियों से चले आ रहे केवल जो बड़े अधिकारी थे, जो धार्मिक अधिकारी थे, उनकी बातों को ही मानना, शासकों के द्वारा जो लागू किए गए कानून थे उनको ही मानना। तो उससे लोग जो है एक दब्बूपन की स्थिति से उभर कर अब जो है स्वतंत्र चिंतन करने लगे थे। तो दमन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भी जो है आगे इसके क्षेत्र में क्या काफी उपलब्धियां हासिल की थी। नए देशों के बारे में जो हमको पता चला था, नए देशों की खोज, तो यहाँ पे नए देशों की खोज ने भी जो है विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति लाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये विभिन्न कारण थे जिसके कारण से विज्ञान के क्षेत्र में
अद्भुत जो है प्रगति हुई, उन्नति हुई, और ये सब जो है पुनर्जागरण के कारण ही संभव हो पाया था। तो यहाँ पे इन उपरोक्त कारणों के परिणाम स्वरूप विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ। बेकन ने प्रयोग पर बल दिया और उसके प्रयोग पर बल देने के कारण ही लियोनार्डो ने भी जो है उनके विचारों को ही आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से विभिन्न वैज्ञानिकों ने पुनर्जागरण के कारण जो है एक प्रयोगों को महत्व देते हुए नए ज्ञान का विकास किया और विज्ञान के क्षेत्र में काफी जो है वृद्धि हुई। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में क्या क्या उपलब्धियां रही थी। सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल और ज्योतिष शास्त्र की। भूगोल और ज्योतिष की। तो यहाँ पे पुनर्जागरण काल के प्रारंभ में ही जो है भूगोल और ज्योतिष के संबंध में बहुत सारे जो सुझाव थे वो दिए गए थे। इसमें मुख्यतः कोपरनिकस का नाम हम ले सकते हैं और गैलीलियो का नाम हम ले सकते हैं। तो उन्होंने जो उनके प्रयत्नों से भूगोल और ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में काफी उपलब्धि हासिल की। तो इस प्रकार से खगोल शास्त्रियों की हम बात कर रहे हैं, और जिसमें जो है हम बात कर सकते हैं मिस्र के खगोल शास्त्री की। मिस्र के खगोल शास्त्री टोलेमी ने जो है 2री सदी ईस्वी में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी जो है केंद्र में स्थित है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य और सारे ही ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। यदि पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सूर्य भी जो है उसकी परिक्रमा कर रहा है और अन्य ग्रह भी उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो कई सदियों तक ये बातें मानी जाती रही। और बाद में जो है एक अन्य वैज्ञानिक ब्रूनो ने उनके इस मत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो है पृथ्वी जो है केंद्र में स्थित ना होकर के अपितु सूर्य केंद्र में स्थित है और पृथ्वी व अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन ब्रूनो को टोलेमी की जो बात थी उसका विरोध करने के एवज में जो है जिंदा जला दिया गया। यहाँ पे कई सालों तक वही जो है प्रक्रिया चलती रही और अंत में जो है कोपरनिकस ने अपनी एक प्रतिक्रिया दी कि उसने कहा कि ब्रूनो की तरह ही कि सूर्य जो है मिड में स्थित है और सूर्य के चारों ओर सारे ही जो ग्रह हैं, पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं, वो परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे इसी के कारण जो है दिन रात बनते हैं और उसके लिए जो है उसने अपने प्रेक्षणों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर ये सिद्ध किया था, जिसको आगे काफी उपलब्धि प्राप्त हुई। और इस बात का उसने काफी प्रचार भी किया और इस बात को जो है उसने अपनी पुस्तक आकाशमंडल की क्रांति में उसका प्रतिपादन किया। आकाशमंडल की क्रांति में यहाँ पे इसके विचारों का जो है काफी प्रचार होने लगा और लेकिन पोप को ये सहन नहीं हुआ और पोप ने जो है उसकी जो किताब थी उस पर भी प्रतिबंध लगवा दिया और यहाँ पे टोलेमी के विचारों का जो प्रचार हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन समय के साथ साथ जो है धीरे धीरे कोपरनिकस के विचारों से ही लोग सहमत हुए और उसके विचारों को ही लोग मानने लग गए। तो इसी तरह और जो वैज्ञानिक थे जर्मन खगोल शास्त्र केपलर की यदि हम बात करें तो उसने कोपरनिकस के प्रयोग को गणित के माध्यम से समझाने की कोशिश की कोपलर ने। और फिर इटली के गैलीलियो की यदि हम बात करें तो इटली के गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को माना और मति विज्ञान की खोज करके स्वयं उसने एक दूरबीन बनाया था, टेलीस्कोप बनाया था, जिससे उसने चंद्रमा, तारे और जो है ग्रहों की स्थिति को देखा। और यहाँ पे चंद्रमा और तारों को उसने जो स्वयं देखा था अपने द्वारा बनाए गए गैलीलियो द्वारा जो बनाया गया जो दूरबीन था उससे, टेलीस्कोप से उसने जो है देखा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक नई खोज की गई जिसमें उसने अपने आविष्कार के द्वारा
अपनी आंखों से ही तारे, चंद्रमा और जो है सूर्य को देखा। धर्म अधिकारियों ने गैलीलियो को भी जेल में डाल दिया। तो यहाँ पे जो है गैलीलियो ने एक और सिद्धांत प्रतिपादित किया। गैलीलियो ने कहा कि जो पिंड हैं, जो गिरते हुए पिंड हैं, उनके भार पे नहीं अपितु उनकी दूरी पे निर्भर करते हैं। और उसके इन विभिन्न विचारों के कारण पोप काफी क्रुद्ध हुआ और उसको जेल में डाल दिया गया, बंदी बना लिया गया। तो इस प्रकार से विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो समय समय पे अपनी खोजों के द्वारा जो सिद्ध करने की कोशिश की, धर्म आचार्यों ने उन पे अंकुश लगाने के लिए, उन पे प्रतिबंध लगाने के लिए पूर्णतः जो है वो उनके खिलाफ खड़े रहे। तो यहाँ पे एक अन्य विद्वान की, एक अन्य वैज्ञानिक की, न्यूटन की यदि हम बात करें, आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने जो एक सिद्धांत दिया जिसमें उसने बताया कि ऊपर से जो चीजें नीचे गिरती हैं वो जो है कोई भी जो भारी चीज है या फिर ऊपर से नीचे गिरने वाली चीज है, वो जो पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है और उस आकर्षण शक्ति के कारण ही वो नीचे गिरती है। तो न्यूटन ने सिद्धांत दिया कि कोई भी जो चीज है ऊपर से नीचे गिरती है, पृथ्वी में जो आकर्षण शक्ति होती है उसके कारण गिरती है। तो न्यूटन द्वारा दिया गया सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत न्यूटन ने जो दिया था। तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण कोई भी जो वस्तु है ऊपर से नीचे गिरती है, और क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। तो इन वैज्ञानिकों के अतिरिक्त हैली नाम का एक और वैज्ञानिक हुआ। हैली ने 1682 में उछल तारे के बारे में घोषणा की और इस प्रकार से पुनर्जागरण काल में बहुत सारे खगोलविद और ज्योतिषाचार्य हुए और भूगोल शास्त्री हुए, जिन्होंने अपनी खोजों से जो है बहुत सारे आविष्कार किए और बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या हमारे सामने पेश की। अगली जो हम बात करते हैं विज्ञान के क्षेत्र के अगले पार्ट में, चिकित्सा शास्त्र की। चिकित्सा शास्त्र में भी काफी प्रगति हुई थी और काफी जो है आधुनिक खोज हुई थी। तो इसमें हम बात करते हैं कि इस काल में चिकित्सकों ने जो प्राचीन यूनान में हिप्पोक्रेटिन और गैलन के विचारों का अध्ययन किया और कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सामने डाले। उन्होंने शरीर की रचना के बारे में सिद्धांत दिए थे। इसमें हॉलैंड के वैज्ञानिक वेसेलिये का मुख्य योगदान रहा है। वेसेलियस का मुख्य योगदान रहा है और वेसेलियस ने जो है मानव शरीर की रचना नामक पुस्तक लिखी थी। मानव शरीर की रचना। तो उसने इसमें जो है गैलन के सिद्धांतों की गलतियों को दूर करके अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसके बाद एक और चिकित्सा शास्त्री ने अपनी बातों को सिद्ध किया और औषधि और शल्य प्रणाली पे काम किया। स्पेन के वैज्ञानिक सर्वेटस ने अपने प्रयोगों से ये सिद्ध किया कि शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त का संचालन होता है और रक्त के द्वारा ही जो है रक्त के संचालन से ही मानव शरीर जो है फलता फूलता है। आगे जो है एक अन्य विद्वान जो है विलियम हार्वे ने अपनी विचारधारा को आगे रखा। उसने कहा कि जो खून का जो संचार है धमनियों में और रगों में, हृदय से जो है धमनियों और रगों में होता है और फिर धमनियों और रगों से होता हुआ वापस जो है हृदय में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है मानव शरीर के विकास के बारे में और खून के संचार के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने बातों को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रयोग किए और अपनी बातों को सिद्ध किया और चिकित्सा शास्त्र में भी काफी प्रगति हुई है। तो इस प्रकार से अगला जो क्षेत्र था वो था रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में भी जो है काफी प्रगति देखी जा सकती है। पुनर्जागरण के काल के कारण, पुनर्जागरण के विकास के कारण रसायन शास्त्र में कई सारे आविष्कार हुए। नीदरलैंड के हेलमोंड का नाम हम ले सकते हैं इसमें।
उन्होंने यह बात सिद्ध की कि वातावरण में विभिन्न गैसें विद्यमान हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की उन्होंने बात की, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में उन्होंने अपनी धारणा को जो है पेश किया। और उसके बाद से एक अन्य वैज्ञानिक कोडेस ने एक अन्य सिद्धांत के द्वारा ये बताया कि गंधक और अल्कोहल के बारे में उन्होंने अपनी धारणाएं दी। गिलबर्टी ने एक अन्य सिद्धांत दिया चुंबक के बारे में। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने गैसों के प्रयोग के बारे में बताया। और यहाँ पे भौतिक शास्त्र में काफी प्रगति हुई। और भौतिक शास्त्र में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गिलबर्टी की, जैसे कि चुंबक के आविष्कार की, और जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। सूक्ष्मदर्शी का गिलबर्टी ने चुंबक का निर्माण किया था, चुंबक के बारे में जानकारी दी थी। जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया था। और गिलबर्टी के चुंबक के सिद्धांत के आधार पर ही आगे चल के बिजली का आविष्कार हुआ था, और बिजली के निर्माणकर्ता के रूप में भी इसको याद किया जाता है। और उसके बाद यदि हम बात करें गैलीलियो की, जैसे कि गैलीलियो ने अरस्तु की गति और शब्द संबंधी सिद्धांतों का विरोध किया और कहा, जैसे कि हमने पीछे एक धारणा पढ़ी थी कि कोई भी जो वस्तु है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी पे गिरती है। और पिंडों के बारे में जो अवधारणा पढ़ी थी कि ऊपर से जो पिंड है वो भार के कारण नहीं अपितु अपनी दूरी के कारण गिरते हैं। इस धारणा को दोबारा से सिद्ध किया गया। और इस प्रकार से एक अन्य पद्धति की बात करें तो गैलीलियो ने एयर और हाइड्रोस्टिक तुला की खोज की। एयर और हाइड्रोस्टिक तुला। तो इस प्रकार से भौतिक शास्त्र में अद्भुत प्रगति हुई, रसायन शास्त्र में अद्भुत प्रगति हुई, चिकित्सा शास्त्र में और भूगोल और ज्योतिष शास्त्र में अद्भुत प्रगति हुई। विभिन्न वैज्ञानिकों के जो आविष्कार हैं वो उन्होंने काफी प्रगतिपूर्ण कार्य किया। तो यहाँ पे एक और क्षेत्र बचता है गणित। विज्ञान के ही क्षेत्र में गणित की हम बात करते हैं। पुनर्जागरणकालीन गणित में भी जो है काफी प्रगति हुई। गणित का क्षेत्र भी जो है इससे अछूता नहीं रहा, अपितु गणित में दशमलव का प्रयोग, बहुत सारी नई पद्धतियों का प्रयोग पुनर्जागरण काल में देखा जा सकता है। गणित के क्षेत्र में भी अद्भुत प्रगति पुनर्जागरण काल में देखी जा सकती है। प्रमुख गणितज्ञों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं तर्तागेलिया की। तर्तागेलिया ने जो है समीकरण का आविष्कार किया था। समीकरण का आविष्कार करता था तर्तागेलिया, और उसके विभिन्न प्रयोगों के तहत ही जो है आगे समीकरण फली फूली। इसके बाद एक और आविष्कार किया था घनफल का। घनफल संबंधी समीकरण को हल करने के लिए भी जो है इसने ही बताया था कि घनफल का समीकरण कैसे हल किया जाए। एक अन्य गणितज्ञ की बात करें हम विएटा की। विएटा ने जो है चतुर्थांश समीकरण को हल करने के लिए जो है कुछ फार्मूले दिए। और यहाँ पे एक अन्य गणितज्ञ कोपलर की हम बात करें, कोपलर, तो उसने शंकु का फार्मूला दिया था। एक अन्य गणितज्ञ स्टेविन की हम बात करते हैं। स्टेविन ने दशमलव प्रणाली को सिद्ध किया था।
और नेपियर की यदि हम बात करें, नेपियर ने जो है त्रिकोणमिति का आविष्कारक रहा है, वो त्रिकोणमिति। तो इस प्रकार से विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति लाई, और गणितज्ञों ने विभिन्न प्रयोग करके विभिन्न जो है नए फार्मूलों का आविष्कार किया, जिसमें दशमलव समीकरण, चतुर्थांश समीकरण, घनफल, शंकु के फार्मूले जो है विभिन्न गणितज्ञों द्वारा दिए गए। ज्योतिष शास्त्र में अद्भुत प्रगति हुई, अद्भुत विकास हुआ विभिन्न खोजों के द्वारा। सूर्य को, जैसे कि पहले ये माना जाता था दूसरी सदी में कि पृथ्वी मिड में है सौरमंडल के और सूर्य और अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, उस बात को गलत साबित किया गया विभिन्न प्रयोगों द्वारा। कोपरनिकस ने उसकी शुरुआत की और कहा कि सूर्य जो है सौरमंडल के मध्य में स्थित है और ग्रह और पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा करते हैं, इसी कारण पृथ्वी पे दिन रात बनते हैं। तो ऐसे ही जो है चिकित्सा शास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में, रक्त और धमनियों में रक्त के संचार के बारे में काफी व्याख्या की गई। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न गैसों के बारे में कि वातावरण में कौन सी गैसें हैं और किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, उनके बारे में जो है बात की गई। भौतिक शास्त्र में हमने जो है पढ़ा कि किस प्रकार से चुंबक के आविष्कार के कारण बिजली का आविष्कार हुआ और भी जो है महत्वपूर्ण आविष्कार किए गए। तो ऐसे ही गणित के क्षेत्र में विभिन्न जो गणितज्ञ थे उन्होंने नए फार्मूलों को पेश करके ये बात सिद्ध की कि पूर्णतः कि कैसे जो है समीकरण को हल किया जाए, चतुर्थांश समीकरण को हल किया जाए, घनफल को हल किया जाए, या शंकु के हल करने के लिए कौन से फार्मूले हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति पुनर्जागरण काल में देखी जा सकती है। पुनर्जागरण काल का नए प्रयोगों के द्वारा, प्रेक्षणों के द्वारा जो नए नियम विज्ञान के क्षेत्र में या गणित के क्षेत्र में जो नए नियम आए, उससे जो है काफी प्रगति पुनर्जागरण के कारण विज्ञान के क्षेत्र में देखी जा सकती है और बहुत सारी उपलब्धियां विज्ञान के क्षेत्र में हासिल की गई हैं। तो इसके बाद जो है एक और क्षेत्र बचता है जो लास्ट है कि जो भौगोलिक खोजों के क्षेत्र में क्या प्रगति रही है। भौगोलिक खोजों की हम बात करते हैं। भौगोलिक खोजों के क्षेत्र में, भौगोलिक खोजों के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है और इस समय में इतनी प्रगति हुई है भौगोलिक खोजों के क्षेत्र में कि किसी अन्य काल में नहीं हुई। मध्यकाल के अंतिम समय का ये दौर था और आधुनिक समय की शुरुआत थी। इसमें विभिन्न भौगोलिक खोजें हुई थी और वो भौगोलिक खोजें कुछ एक प्रयोगों के तहत, कुछ एक वैज्ञानिकों के द्वारा आविष्कार किए गए, चाहे वो कुतुबनुमा जहाज थे, नाविकों द्वारा नाविकों के लिए, उनकी सुविधा के लिए तैयार किए गए जो जहाज थे, जिनमें उन्होंने नाविकों ने यात्राएं की और विभिन्न देशों की खोज की। और कंपास का यूज था, चाहे कि जो दिशा सूचक यंत्र है उसके द्वारा जो है दिशा का पता लगता रहता है कि किस दिशा में वो जा रहे हैं। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने जब विभिन्न देशों की खोज की तो उन्होंने ये भी तो सिद्ध किया, उससे पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है और वैज्ञानिकों को ये डर रहता था कि उनके जो जहाज हैं वो समुद्र में कहीं ना कहीं जाकर के डूब जाएंगे और वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब इन भौगोलिक खोजों के तहत, विभिन्न आविष्कारों के तहत उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने कि पृथ्वी गोल है और उनके जो जहाज हैं वो वहां जाकर के नहीं डूबेंगे, क्योंकि इस समय में इतने महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए जिसके कारण से विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हुई उससे भौगोलिक खोजों को भी आगे काफी महत्व मिला और बहुत सारे भौगोलिक परिदृश्य में बहुत सारे स्थानों को, बहुत सारे देशों को खोजा गया। इस प्रकार से विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए आविष्कारों के कारण ही
जो कुतुबनुमा जहाज़ों का आविष्कार हुआ था, कंपास का प्रयोग हुआ था, उससे विभिन्न वैज्ञानिकों ने और उस समय के समकालीन राजाओं के जो रुझान थे विभिन्न देशों को खोज करने के लिए, उन्होंने जो प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए थे, जैसे कि स्पेन में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हुए थे, पुर्तगाल में हुए थे, जिनमें प्रशिक्षित होकर के समुद्री नाविक समुद्री यात्राओं के लिए जाने के लिए तैयार हुए। इसमें सबसे पहले प्रयोग 1486 में देखा जा सकता है कि 1486 में बार्थू लामिडियाज ने सबसे पहले खोज करनी शुरू की और यहाँ पे इसने अफ्रीका के उत्तरी छोर को ढूंढ निकाला और उत्तर माशा द्वीप इसको कहा गया। उत्तर माशा द्वीप की खोज यहाँ पे हुई। इसके बाद 1492 में स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है खोज की और वो एक अन्य जो जगह पे पहुंचा, वहां के निवासियों को देख करके जो है उसके मुंह से निकला रेड इंडियंस, और उस जगह को जो है न्यू वर्ल्ड कहा गया। और इसी तरह से 1498 में पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा था, वो जो है कालीकट की बंदरगाह पहुंचा और उसने भारत को खोज निकाला। और इसी तरह से 1519 में एक अन्य समुद्री नाविक ने मैगलन ने दक्षिण अमेरिका के दक्षिण जलडामरू से होकर प्रशांत महासागर पहुंच करके जो है उसने एक जगह को खोज निकाला जो प्रशांत कहलाया। तो इस प्रकार से विभिन्न समुद्री यात्रियों द्वारा विभिन्न जगहों को खोजना, जिसे भौगोलिक खोजों के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई और भौगोलिक खोजों से जो है आगे व्यापार में वृद्धि हुई और उस व्यापार में वृद्धि के फलस्वरूप आगे पूंजीवाद का उदय हुआ और पूंजीवाद के उदय से जो है एक अर्थव्यवस्था, जो मजबूत अर्थव्यवस्था थी, वो विश्व को मिली। तो इस प्रकार से विभिन्न भौगोलिक खोजें हुई और भौगोलिक खोजों के कारण से उसके क्षेत्र में अद्भुत प्रगति देखी जा सकती है। तो आज स्टूडेंट हमने जो पढ़ा है, इसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि पुनर्जागरण की उपलब्धियां क्या रही, उसका क्या महत्व रहा। हमने जो है इसके उपलब्धियों की चर्चा करते हुए इसके जो साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियों को हमने अध्ययन किया कि साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न साहित्यकारों ने तर्कशील और चिंतनशील, जो एक स्वतंत्र चिंतन को विकसित करने वाले साहित्य का सृजन किया, जिनको पढ़ करके लोगों ने जो है अपने चिंतन में, स्वतंत्र सोच में वृद्धि की। उसके बाद हमने कला के क्षेत्र में प्रगति को देखा, राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धियों की बात की, राजनीतिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में उपलब्धियों के बाद जो है हमने बात की है कि जो विज्ञान के क्षेत्र में थी वो क्या उपलब्धियां रही, और अंत में जो है हमने बात की है भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्धियों की। भौगोलिक क्षेत्र में भी जो है पुनर्जागरण काल की से जो है भौगोलिक खोजों के महत्व को हम नकार नहीं सकते। उसमें भी जो है भौगोलिक खोजों में काफी विस्तार हुआ और नई जगहों को खोजा गया। भूगोल के क्षेत्र में वृद्धि हुई ये नहीं कह सकते, अपितु उनकी खोजों में वृद्धि हुई थी और इस में विभिन्न प्रयोगों से जो नए जो प्रयोगों के कारण नए आविष्कार हुए थे, उन आविष्कारों के कारण भूगोल की सीमाओं को खोजा गया था और नए नए स्थानों की खोज हुई थी और उनको विभिन्न नाम दिए गए थे। जैसे कि अमेरिका का जो है न्यू वर्ल्ड नाम रखा गया, फिर अमेरिको के नाम पे ही उसको लास्ट में अमेरिका कहा गया था। और इस प्रकार से जो है अमेरिका की खोज, भारत की खोज, प्रशांत महासागर की खोज, उत्तर महाद्वीप की खोज, बहुत सारी खोजों ने विश्व के भूगोल पर जो है एक पृथ्वी को जो चपटी वो मानते थे, वो उनकी धारणा दूर हो गई और अब सभी वैज्ञानिकों के प्रयोगों से भी सिद्ध हो चुका था और विभिन्न भौगोलिक खोजों से भी जो है ये सिद्ध हो चुका था कि पृथ्वी गोल है और ये चपटी हुई नहीं है। तो आज का जो ये टॉपिक है पुनर्जागरण की उपलब्धियां, ये कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।